हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज डिस्कस करते हैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड को। इसका इंडिया में लिस्टेड नाम ये है, लेकिन कंपनी जो एक्चुअल में है वो उसके प्रोडक्ट्स आते हैं वीडॉल के नाम से। अभी डिस्कस करते हैं इसकी वेबसाइट पे जाकर के भी कैसा प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसका मार्केट कैपिटल 2000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का PE 18 है और ROCE 20। और जो प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ्स है एंड नेट प्रॉफिट प्रीवियस NM है, ये दोनों ही 100 करोड़ के ऊपर है। और बेस्ट बात इस कंपनी की है, डेप्ट टू इक्विटी ज़ीरो है, मीन ज़ीरो डेप्ट कंपनी है एंड प्लस परसेंटेज इज़ ऑल्सो ज़ीरो, वो ज़ीरो ही रहना चाहिए। और एक बार इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, और ये है इनकी इंडिया की वेबसाइट और एक इनकी वर्ल्ड की भी वेबसाइट है। तो इनका सिर्फ इंडिया में बिज़नेस नहीं है, इंडिया में है लेकिन पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड सभी जगह पे इनका बिज़नेस है। और ये बेसिकली ऑयल बनाते हैं, इंजन ऑयल। और सिर्फ इंजन ऑयल नहीं, इसका अपन एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा देखते हैं कि ये इंजन ऑयल है, सिर्फ इसी बिज़नेस में है। लेकिन जब हम इसको डीप डाउन एनालिसिस करके देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इनके सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इनके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 5 प्लांट, 40 प्लस स्टॉक पॉइंट्स, 500 प्लस एम्प्लॉय, 50,000 प्लस रिटेलर्स। और इनको बिज़नेस करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, 1928 से ये इस सेगमेंट में है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी है ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड स्पेशलिटीज़, जो धीरे धीरे करके फ्यूचर जैसे R&D होती जाती है तो वो इम्प्रूव होती है। और अगर इनके प्रोडक्ट्स में जा कर के देखें तब हमको समझ में आएगा कि 2 व्हीलर के लिए ये कैसे कैसे ऑयल्स बनाते हैं। तो एक इनकी जो बिज़नेस में प्रॉब्लम दिख रही थी थोड़े टाइम से, वो ये थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगी तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन कम पड़ती है। उस बिज़नेस इम्पैक्ट को भी एक बार एनालिसिस करेंगे। मोटरसाइकिल में ये इतना बहुत सारे इनके मीन्स अलग अलग मोटरसाइकिल में जैसे जैसे लगते हैं इंजन ऑयल्स, वो सभी तरह के इंजन ऑयल्स ये बनाते हैं। और इनका बहुत सारी मोटरसाइकिल कंपनीज़ के डायरेक्टली कंपनीज़ के साथ टाई अप है। तो जब हम जाते हैं तो वो हमारी मोटरसाइकिल में, अगर हम ऑथराइज सर्विस सेंटर से अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाते हैं तो वो लोग प्राइमरली कैस्ट्रॉल का या दूसरा ना यूज़ करके वीडॉल का ही यूज़ करते हैं, जो कंपनी अपने तरफ से लगाती है वो वाला। तो अलग अलग तरह की मोटरसाइकिल के लिए इनके पास में सभी तरह के ऑयल्स अवेलेबल रहते हैं, स्कूटर, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल। अभी धीरे धीरे करके जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ेंगी, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक हों ये अभी आने वाले 10-15 साल में नहीं दिखता है। जो छोटी व्हीकल्स हैं जैसे 2 व्हीलर्स, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इंजन्स की होती हैं, इस वजह से वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकती हैं, लेकिन इस तरह के जो हैवी व्हीकल्स रहते हैं वो नहीं चल सकते हैं। हैवी कमर्शियल व्हीकल ऑयल और इस तरह से ट्रैक्टर के ऑयल, ऑफ हाईवे ऑयल, मीन्स जो अर्थ मूवर्स रहते हैं बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल क्रेन्स हो गई, और ऐसे जैसे जो बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स रहते हैं वो। और EV फ्लूइड के लिए भी इन्होंने, जैसे EV में ब्रेक ऑयल लगेगा, उसके बाद फिर EV के अंदर कूलेंट लगेगा, तो वो सब भी ये कंपनीज़ बनाती हैं। ग्रीस, कोई भी व्हीकल हो ग्रीस तो लगेगा ही, तो ग्रीस लगता है। फिर गियर एंड ऑटो ट्रांसमिशन ऑयल लगते हैं। और इस तरह से ये सिर्फ ऑटोमोटिव का सेगमेंट है। इसी तरह एक पूरा इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स का अलग सेगमेंट है। तो अभी इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, हर इंडस्ट्री में कितने गियर्स रहते हैं, कितनी मशीन्स रहती हैं, उन सभी मशीन्स में ग्रीस लगती है, ऑयल्स लगते हैं। मशीनरी ऑयल, थर्मिक फ्लूइड ऑयल, स्पिंडल ऑयल, टरबाइन ऑयल, हाइड्रोलिक एंड सर्कुलेशन ऑयल, ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में यूज़ होता है। हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन ऑयल, स्टीम सिलेंडर ऑयल, इंडस्ट्रियल गियर ऑयल, मेटल वर्किंग फ्लूइड, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग। और स्पेशलिटीज़ में इनके पास में जो अभी रिसेंट में इन्हें दिखाया था, ये अभी लोड नहीं हो रहा है, ये जो डिसइंफेक्टेंट ये आते हैं कि अपनी कार्स को या बाइक्स को क्लीन करने के लिए, अपने व्हीकल को क्लीन करने के लिए, ये सब है। अब आ जाते हैं इसके। और जैसा अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे जैसे आएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, ऑलमोस्ट 100% में से 1% व्हीकल्स ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि जो उसके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत स्लोली अवेलेबल हो पा रहा है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड अदर्स। एक साल में इसका स्टॉक बहुत नीचे भी आया था और अभी बहुत कुछ रिकवर भी कर चुका है, लेकिन अगर 3 साल के और 5 साल के हॉराइज़न में देखें तो ये 3300 से गिर के यहाँ तक आया और अभी एज़ कम्पेयर टू 3 इयर्स कुछ भी रिकवर नहीं किया है, अभी तो सिर्फ रिकवरी स्टार्ट हुई है। और इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का यही सही टाइम रहता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता अगर हम यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये नहीं पता कि ये अभी और कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करना 1100 और यहाँ पर इन्वेस्ट करना 1100 इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो अगर हम मार्च 2022 में भी इन्वेस्ट करते हैं और अभी हम अगस्त 2023 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इतने टाइम से इन्वेस्टर्स का कोई भी पैसा नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे जिनने इन्वेस्ट किया है उनका पैसा बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और इस कंपनी की खास बात भी है जो अपन टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सेल्स इनकी क्यों डाउन है, कहाँ गई है। तो सेल्स अगर देखें मार्च 2012 में 800 करोड़ थी, वो 900, 1000, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1200, 1500, 1800, अभी इनकी सेल्स हाईएस्ट एवर है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 142 करोड़, लेकिन 2 साल पहले 164 करोड़ थी। और सेम नेट प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट पहले 140 करोड़ था, वो भी 114 करोड़ है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 13% रहता था वो अभी 8% हो गया है। ये 8% इसलिए हुआ है क्योंकि इनके जो एक्सपेंस में जा कर के हम देखेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट जो पहले 50-55% के आसपास रहती थी वो अभी 67% हो गई है। क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल जब से रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है तब से बहुत ऊपर चला गया था। इस वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आया, लेकिन अब धीरे धीरे क्रूड ऑयल की प्राइस स्टेबलाइज होती हुई दिख रही है और थोड़ी नीचे भी जाती हुई दिख रही है। तो इस कंपनी के जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं जो कंपनी पोस्ट करेगी वो बहुत अच्छे पोस्ट करेगी। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर हाईएस्ट एवर चल रहे हैं। तो ये नंबर्स जैसे ही एकदम फ्रेश नंबर्स हाईएस्ट एवर दिखेंगे तो स्टॉक भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमने पहले भी देखा कि इस कंपनी की बेस्ट बात है कि ज़ीरो डेप्ट कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, 5 करोड़ की बोरोइंग है एंड 760 करोड़ का रिजर्व है। और ओनर्स ने, कंपनी के प्रोमोटर्स ने इसमें 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। बाकी पूरी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के इम्पैक्ट से ही बनी है। तो ओनर्स को, जो प्रोमोटर्स हैं, उनको बिजनेस करना आता है। और 270 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है कंपनी के पास में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी इनका प्रोडक्शन है, जो भी इनके पास में सेल्स रेवेन्यू अवेलेबल है, उसको ये कम्प्लीटली सेल ऑफ कर पाते हैं। ये हमको कैश फ्लो में दिखता है, और जितना भी पैसा है कैश फ्लो में दिखता है, और कोई भी कैश फ्लो की एंट्री नेगेटिव में नहीं है। तो जितना भी बिजनेस ही करते हैं उससे इनको कैश पूरा मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 57% होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास में 37% होल्डिंग है। इफ़ अगर पब्लिक के पास मोर देन 30 रहती है या मोर देन 40 रहती है तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के ही काम करना पड़ता है। तो इस जैसी कंपनी में जो 2000 करोड़ की है लेकिन अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन एक बार टेक्निकल एनालिसिस पे डिस्कस करके देखते हैं कि इस पर कैसा पोटेंशियल दिख रहा है। तो कंपनी का जो रिसेंट में हाई बना था वो 3500 के आसपास था, और वहाँ से स्टॉक गिर चुका है बहुत ही ज़्यादा। अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से अभी करंट प्राइस तक 67% स्टॉक गिर चुका है, और जो टोटल फॉल आया था वो ऑलमोस्ट 77% था। और अगर बॉटम से कैलकुलेट करें तो इस स्टॉक में 300% तक का गेन था, और अगर करंट मार्केट प्राइस से चेक करें तो 200% का। लेकिन मैंने इस स्टॉक को इतने पोटेंशियल तक के लिए भी नहीं बुक किया है। मेरा मानना है कि ये यहाँ तक, तो ये जो गैप्स अपन को दिख रहे हैं ये इन गैप्स को तो बहुत ही जल्दी फिल कर देगा, और ये गैप्स हैं 2700 और अभी प्राइस चल रही है 1100। तो यहाँ तक ये बहुत ही स्लोली, बहुत ही जल्दी जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो इस प्राइस को यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है, यहाँ तक कोई सप्लाई जोन आ सकता है। तो यहाँ तक भी अगर इसको लेकर के जाते हैं तो मोर देन 100% गेन है, एंड मोर देन 100% गेन ये लेस देन 1 ईयर में अगर अचीव हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस कंपनी की अगर ख़ास बात देखें तो ये कंपनी ऐसे ही चलती आई है। अगर इसको शुरुआत से देखें तो ये
200% अप हुई और फिर थोड़ा सा स्लो चली, और फिर जब चली यहाँ से यहाँ तक तो 300% चली और फिर थोड़ा सा स्लो रही। उसके बाद फिर जब चली तब फिर से 300% ऊपर तक चली और फिर धीरे धीरे करके कूल डाउन हुई, अपने प्राइस पर आई और फिर वहाँ से चलती गई। उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ से कोविड आ गया तो फॉल आ गया। कोविड के बाद इसने रिकवर किया, अपने स्टेबलाइज पॉइंट पर आई जहाँ से ये कूल डाउन होकर के आई थी, और वहाँ से फिर इसने चला तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 300% तक गई भी थी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कितना गेन था। एग्जैक्टली मोर देन 300%। और अभी इसमें जो करंट पोटेंशियल है वो जैसे जैसे यहाँ से ये सब जगह से ऊपर जाता हुआ दिखा है तो सेम ही हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिखती है। और इस शेयर में ऑलमोस्ट ये लेवल्स तो बहुत ही जल्दी दिखा सकता है। तो इसमें लेस देन 5% भी पैसा लगाते हैं तो अपना विदाउट रिस्क या लो रिस्क पर, क्योंकि बॉटम के लेवल पे बाई कर रहे हैं, और जब ये स्टॉक चलना शुरू हो गया और इसमें अच्छी अच्छी बाइंग आनी शुरू हो गई है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इस टाइम पे इसमें पैसा लगा करके थोड़े टाइम के लिए रखा जा सकता है और ये अच्छा गेन दे सकता है एज़ पर माई एनालिसिस। मेरे पैसे ऐसे ही बॉटम पे लगा करके ही बने हैं आज तक, तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। डिमांड जोन पे हैवी डिमांड जोन पे बाई करना और सप्लाई जोन से पहले ही उसको सेल कर देना, जिसको हम आम भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।